नमस्कार दोस्तों। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यूं तो एक से बढ़कर एक शूट आउट हुए हैं, लेकिन एक शूट आउट ऐसा भी है जिनका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। जी हाँ, एक अस्पताल के अंदर तमाम सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाते हुए एंटर हुए क्रिमिनल्स ने दो लोगों को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मरीजों के बीच हुए इस कांड ने उस वक्त मुंबई में क्राइम पुलिस पॉलिटिशियन के एक नेक्सस को उजागर कर दिया। हम बात कर रहे हैं साल 1990 के जे हॉस्पिटल शूटआउट कांड की, जिसे दाऊद इब्राहिम ने दुबई में बैठे बैठे ये कांड को भारत में अंजाम दे दिया था। आखिर क्या थी इसकी पूरी कहानी और क्या हुए इसके आफ्टर इफेक्ट, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब तक हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदा राजन, मुरली यार ने राज किया, तब तक लड़ाई झगड़ों के दौरान खूनी खराबी की नौबत बहुत कम आती थी। लेकिन 70 से 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम और नई पीढ़ी के गैंगस्टर्स सड़कों पर निकलने लगे तो उनके बीच ये लड़ाई खून खराबी तक पहुंच गई। विदेशी माल की तस्करी हो या सोने की तस्करी हो, ड्रग्स स्मगलिंग, अवैध शराब का धंधा, जुआ, हफ्ता वसूली, जिस्म फरोशी जैसे कई धंधे अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में धड़ल्ले से चलते रहते थे। पुलिस वालों को तमाम जानकारी होने के बावजूद इस तरह की चीजें चलती रहती थी। पुरानी पीढ़ी के सभी अंडरवर्ल्ड डॉन ने अपना अपना एरिया बांट करके इस तरह से धंधे को बड़ी शांति से करते थे। एक दूसरे के धंधे में और एरिया में इंटरफेयर कतई नहीं किया करते थे। इससे पुलिस के साथ सामने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो कभी खड़ी नहीं होती थी। लेकिन नई पीढ़ी में जब से दाऊद इब्राहिम और साबिर कास्कर की गैंग ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया तो टकराव भी पैदा हुए। और जब इस तरह के काम करने वाले गैंग आपस में लड़ करके माहौल बिगाड़ने लगे, तब लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी सिचुएशन से पुलिस भी अनजान नहीं थी। 1970 से 80 के दशक में हालात यह तो हो गए थे कि आए दिन सड़कों पर खून खराबा और गैंगवार होने लगी थी, जिससे आम पब्लिक के बीच दहशत का माहौल बनने लगा था। तब मुंबई पुलिस भी अंडरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती थी। उसने अंडरवर्ल्ड में सर उठा रहे अपराधियों का इनकाउंटर करना चालू किया। तब भी लोगों ने इस तरह से उनके अंदर दहशत पैदा हो गया कि कहीं मैं भी न मारा जाऊं। इस डर से दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग को, अपने तमाम जितने भी उसके अहलिया थे, उन सारे लोगों को दुबई में बैठ करके इस तरह के कांड को अंजाम देना शुरू कर दिया। यह वो दौर था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कई अपराधियों और उनके गिरोह ने सर उठाया, जिसमें BRA गैंग प्रमुख थी। इस गैंग में मुख्य रूप से बाबू रेशम, राम नायक और अरुण गवली थे। और उसकी जमीन के चक्कर में राम नायक की दाऊद इब्राहिम से कोई पुरानी दुश्मनी हो गई थी। दरअसल राम नायक के अलावा एक और पार्टी भी उस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। इस मामले में दाऊद बीच में आया और फैसला दूसरी पार्टी के पक्ष में सुना दिया। और तब से राम नायक अपनी पूरी गैंग के साथ डी कंपनी के खिलाफ हो गया था। अब डी कंपनी और BR गैंग के बीच गैंगवार होने लगी। दोनों ही एक दूसरे के आदमियों को टपकाने लगे। तब दाऊद इब्राहिम ने साल 1987 में बाबू रेशम को मरवा दिया और 1988 में उसने राम नायक की भी हत्या करवा दी। अब इस गैंग में केवल अरुण गवली ही बचा था, जो कि एक जिंदा था और बदले की आग में वो जल रहा था। उसके दो जिगरी दोस्त मौत के मुंह में जा चुके थे। अरुण गवली का एक बड़ा भाई अप्पा गवली के नाम से जाना जाता था और इसका असली नाम था किशोर गवली। और इस बार वो एक्स BR गैंग के ये दोनों भाई मिलकर के ही अब चला रहे थे। अरुण गवलू मुंबई के दगड़ी का रहने वाला था और वहीं का वो रहा करता था, डोंगरी का, और वहां से कभी भी बाहर वो नहीं निकलता था। जबकि किशोर गवली कुछ ज्यादा ही बेफिक्र था और वो अपने एरिया से बाहर निकल करके काम कर लेता था, सैर सपाटा कर लिया करता था। जबकि अभी भी डी कंपनी और अरुण गवली के बीच के जो गैंगवार थी वो जारी थी। दोनों ही एक दूसरे के लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। यह घटना है 22 जनवरी साल 1990 की, जब अरुण गवली का बड़ा भाई कप्पा गवली मुंबई के मुहिम में शीतला माता के मंदिर के बाहर मौजूद था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और वह किशोर गवली पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। किशोर की तो वहीं पर मौत हो जाती है। और यह बात जब अरुण गवली को पता लगती है तो वह बुरी तरीके से परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वह अकेला ही बचा था। वह हर कीमत पर अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था। दाऊद इब्राहिम का एक भाई इकबाल कास्कर मुंबई के पार्क मोरिया स्ट्रीट में रहता था
और वह वही इलाका था जहां दाऊद के लोग बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी बना करके रखा करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब आते हैं कहानी की तरफ। इसीलिए अरुण गवली इकबाल कासकर को मार नहीं पा रहा था, हालांकि उसने अपने बड़े भाई की हत्या में शामिल लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। इनमें से एक था मनोज कुलकर्णी, जो कि अपनी बहन की शादी में आया हुआ था। अरुण गवली के लोग पुलिस वाले के भेष में उसे धोखे से उठाया और अरुण गवली को डोंगरी चाल से ले जाते हैं और फिर वहीं पर उनकी हत्या भी कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यह एक उसूल सबको पता था कि जो दो दुश्मन गैंग कभी भी एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अरुण गवली बदले की आग में जलता हुआ तब इस नियम को वो तोड़ने वाला था। वो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी नहीं मार पाया, लेकिन अब वो उसके बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की मौत को घाट उतारने जा रहा था। जहां दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार उनके आदमियों की सिक्योरिटी में जो पार्क मोरिया स्ट्रीट में रहता था, वहीं उसकी यह बहन अपने पति के साथ डोंगरी में रहा करती थी, जिसका ऑफिस नागपाड़ा में था। 26 जुलाई 1992 को अरुण गवली के लोगों ने इब्राहिम पारकर पर हमला किया और इस हमले में इब्राहिम पारकर की मौत हो जाती है। इसके साथ ही इब्राहिम का ड्राइवर सलीम भी गोलीबारी का शिकार हो गया। हमला करने आए 4 लोगों में से 2 को तो वहां के लोगों ने पकड़ लिया था। इनमें से एक का नाम था विपिन शेरे और दूसरे का नाम था शैलेश हल्दीनकर। भीड़ के हत्थे चढ़े यह दोनों हमलावर भीड़ से के द्वारा बुरी तरीके से पिटे गए और बाद में पुलिस आई और इन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। यह खबर जब दाऊद इब्राहिम को पता लगी तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गया। उसने अपने लोगों को ऑर्डर जारी किया कि जब तक जीजा के कातिल नहीं मारे जाते तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। दाऊद को यह भी मालूम हो गया था कि पुलिस ने 2 शूटर्स को अरेस्ट करके जो जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। इसके बाद दाऊद और उसके लोगों ने जेजे हॉस्पिटल के आसपास फील्डिंग जमानी शुरू कर दी, क्योंकि वो हर कीमत पर उन दोनों कातिलों को जान से मार देना चाहता था। जेजे हॉस्पिटल मुंबई के बड़े अस्पतालों में गिना जाता है और इस सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा भी जबरदस्त रहती है। यह वो एरिया है जो काफी सेंसिटिव जोन में आता है। दाऊद इब्राहिम ने जेजे हॉस्पिटल में मौजूद हमलावरों को मारने के लिए छोटा शकील और साथ कोई अपने जो साथ का लोगों था उनको ऑर्डर दिया। इन लोगों ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह को हमले के लिए बुलाया गया और इसके अलावा शूटर बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को भी इन्वॉल्व किया गया। AK-47 कार्बन 9 mm पिस्टल, 32 इंच की रिवॉल्वर जैसे हथियारों को इकट्ठा किया गया। दाऊद इब्राहिम हमलावरों की मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन हो रहा था और वो अपने आका से जल्द काम को खत्म करने की हड़बड़ी में इन लोगों ने टारगेट की इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं की। आपको बता दें कि जेजे अस्पताल में टोटल 45 वार्ड है। 1500 मरीज उस वक्त वहां रोज रखे जाते थे। साल भर में लाखों मरीजों का वहां इलाज हुआ करता था और इन लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि जिन लोगों को यह मारने जा रहे हैं वो अस्पताल के किस वार्ड में है, किस बेड पे मौजूद है। यहाँ तक कि पुलिस के सिक्योरिटी अरेंजमेंट तक की इंफॉर्मेशन थी जो भी थी वो इनके पास नहीं थी। 12 सितंबर 1992 हमले का दिन डिसाइड हुआ। जल्दबाजी में उसी रात एक लड़का और एक लड़की को अस्पताल में भेजा जाता है ताकि वह दोनों हमलावरों की एग्जैक्ट लोकेशन और पुलिस की अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इनको बता सके। रात के लगभग 1 बजे यह लोग जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे की टाइम तक ये दोनों रैकी करने के बाद वापस आ जाते हैं। जब बताते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की बिल्डिंग के वार्ड नंबर 18 में दोनों फिलहाल मौजूद हैं और वहां पर एक पुलिस वाला है और 4 कांस्टेबल मौजूद है। इसके बाद 1 घंटे के बाद सुभाष ठाकुर, बच्ची पांडे, विजय प्रधान, ब्रिजेश सिंह को मिलाकर 10 शार्प शूटर्स जेजे हॉस्पिटल में घुसते हैं। 10 नंबर वार्ड में पहुंचकर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी आड़ लेकर के इनके ऊपर फायरिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद यह देखते हैं कि शैलेश हल्दीनकर को मारा गया। लेकिन जो दूसरा था विपिन शेरे, वो इन दोनों को नजर नहीं आ रहा था। वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी तरफ गोलियां बरसाते हैं। अभी जो सुभाष था वो इशारा करता है कि अब यहाँ से निकल लेना चाहिए और तब तक AK-47 का कवर फायर का इस्तेमाल करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लगभग 7 मिनट की फायरिंग में टोटल 500 राउंड गोलियां चलती है और हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा फायरिंग से दहशत हो जाता है।
यह एक ऐसा हमला था जिसने पूरी मुंबई को हिला करके रख दिया था। आपको बता दें कि जो कपल रैकी करने के लिए आया था वो एक गलती कर बैठा था। दरअसल जो हॉस्पिटल जिस वार्ड में इन्होंने 12 सितंबर के आसपास जब इन लोगों ने बताया था कि दोनों मौजूद हैं 18 नंबर वार्ड में, उसे सुबह के 6 बजे ही यानी 12 सितंबर के सुबह 6 बजे ही विपिन सेरे को 18 नंबर वार्ड से निकाल करके 6 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसीलिए इस हमले में एक हमलावर विपिन सेरे बच गया। कहते हैं कि सत्ता ने मुंबई से निकलने के लिए जिस लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल किया था वह मुंबई के मेयर की थी और एक कैबिनेट मिनिस्टर कल्पना रॉय के कजिन वीरेंद्र रॉय और उल्लासनगर के एक एमएलए पप्पू कलानी का इन सभी हमलावरों को सपोर्ट किया था। इसके साथ ही इस हमले के तार उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट होते नजर आ रहे थे। बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमलावरों को नेपाल भगाने में मदद की थी। उन्होंने अपनी जीप इन लोगों को उपलब्ध कराई ताकि आगे चलकर राजनेताओं के ऊपर लगे आरोप हटा दिए गए और इस मामले की जांच 8 साल में पूरी हुई। 41 आरोपियों में से केवल 9 को ही अदालत में पेश किया जा सका। अपराधियों को अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन न मिले तो वो इस तरह का जघन्य अपराध शायद कभी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस बात से आप कितने सहमत हैं कितने नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन आप अपना राय रख सकते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे आपको किसी नए कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें अलविदा कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।